गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारी चैप्टर नंबर 3 की क्लास नंबर 8 है। आपका चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 3 और क्लास आपकी कौन सी 8? तो आज हम क्या देख रहे हैं? चैप्टर नंबर 3 और क्लास नंबर 8। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा? जब नया साझेदार व्यापार में पूंजी और ख्याति के लिए रुपए लाता है तो उसकी हम क्या प्रविष्टियां करते हैं। ठीक है, आज थोड़ा उसके और आगे। और कल हमने आपके लिए एक होमवर्क दिया था। होमवर्क में क्या था कि आपको पुनर्मूल्यांकन से संबंधित प्रविष्टियां करना थी ना। तो वो आज हम उसके बारे में भी देखेंगे और क्वेश्चन भी देखेंगे। तो देखेंगे क्या है हमारे पास आज। क्वेश्चन नंबर 25 ना। ये वाला क्वेश्चन हमने आपको दिया हुआ था करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 पर दिया नहीं था, हमने बताया था कि आज करेंगे। कल समय कम था इसलिए आज हमने इसके लिए छोड़ दिया। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद। तो सेठी जेठी जैन एक फर्म में साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्रमशः 5,000, 4,000 और 3,000 रुपए है। और वे लाभालाभ का आवंटन वंटन 1/2, 1/4 और 1/4 के अनुपात में करते हैं। उन्होंने भाटिया को साझेदारी में लिया जो कि 4,500 रुपये पूंजी और जिसके लिए उसे भावी लाभ में 1/4 हिस्सा प्रदान किया जाएगा। पुस्तकों में फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 8,000 रुपये किया गया। सेठी जेठी और जैन अपने पुराने अनुपात में ही लाभ का विभाजन करते हैं। साझेदारों की पूंजी लेखे कीजिए और लाभालाभ बंटन का नया अनुपात बताइए। तो हमें क्या बताना है? पूंजी खाते बनाना है साझेदारों के, और लाभ हानि का नया अनुपात भी इनको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? लाभ हानि का नया अनुपात। यहां पर लिखेंगे सेठी जेठी व जैन का लाभ हानि अनुपात। ठीक है, कितना दिया हुआ है? सेठी जेठी जैन का लाभ हानि अनुपात 1/2, 1/4 और 1/4 दिया हुआ है। तो यहां पर 1/2, 1/4, 1/4। अब इस अनुपात को हम पहले अपने अकॉर्डिंग सुधार लें थोड़ा सा। हमने क्या बताया था कि यदि बटे में होते हैं तो सभी के हर समान होते हैं। पहले वाले के में बटे में कितना दिया? 2, और दूसरे वालों में क्या लिखा है? जेठी और जैन में कितना लिखा है? 1/4। तो हम 1/2 जो है, तो 2 को 4 बनाना है। 2 में हम कितने का गुणा कर दें कि 4 हो जाए? तो कितने का गुणा होगा? 2 का। तो जितने का हम नीचे गुणा करते हैं उतने ही राशि का ऊपर गुणा किया जाता है। तो क्या करेंगे हम? 2 का ऊपर गुणा करेंगे, 2 का नीचे। मतलब क्या आएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो कितना आ गया? 2/4। और ये 1/4 है, ये भी कितना? 1/4। मतलब हम इसको लिखेंगे 2:1:1। ये इनका लाभ हानि का अनुपात है। पुराना अनुपात है, अभी अपन ने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, जो दिया था उसको बस थोड़ा सा हमने सुधार दिया। अब क्या करेंगे? नया साझेदार कौन है? भाटिया। तो यहां लिखेंगे नए साझेदार भाटिया का भाग। देखो, नए साझेदार भाटिया का भाग कितना दिया है? 1/4। कितना है? 1/4। यहां लिखेंगे 1/4। सवाल में क्या कहा है? सेठी जेठी जैन अपने पुराने अनुपात में लाभ हानि का आवंटन या विभाजन करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब पुराने साझेदार अपना पुराना अनुपात कायम रखना चाहते हैं, ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हम नए साझेदार को उसका हिस्सा दे देते और बचा हुआ लाभ शेष साझेदारों में हम पुराने अनुपात में बांट देते। ठीक, तो यहां पर क्या करेंगे? हम लिखेंगे भाटिया को, नया साझेदार कौन है? भाटिया। भाटिया को 1/4 भाग देने के बाद शेष
शेष। ठीक है, भाटिया को 1/4 भाग देने के बाद शेष। तो हमने क्या बताया था शॉर्टकट तरीका आपको, एक में ऊपर कितना दिया, एक, नीचे कितना दिया है, 4। तो ऊपर जो एक दिया उसमें हम कितना जोड़ दें कि वो नीचे 4 के बराबर हो जाए, मतलब एक में हम कितना प्लस करें कि 4 के बराबर हो जाए, तो 3 प्लस करना पड़ेगा। तो ऊपर कितना लिख देंगे, 3, और नीचे क्या लिख देंगे, 4। तो ये क्या कहलाना, भाटिया को 1/4 भाग देने के बाद शेष 3/4 बचा। अब इस शेष भाग को हम पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात, मतलब 2:1:1 में बांट देंगे। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे सेठी का भाग, सेठी का नया भाग, 3/4 का, पहले कितना मिलता था, 2/4। अब का मतलब होता है गुणा, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। 2 3 6, 4 चौको 16। तो सेठी का भाग कितना आ गया, 6/16। ऐसे ही अपन किसका निकालेंगे, जेठी का भाग, जेठी का नया भाग, जेठी का नया भाग, 3/4 का, इसको कितना मिलता था पहले, 1/4, तो अब भी उतना ही मिलेगा। का मतलब क्या होता, गुणा, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। तो 3 एकम 3, 4 चौको 16। जैन का भाग, या जैन का नया भाग, जैन का नया भाग, इसको भी शेष का मिलेगा। और शेष हमारे पास कितना है, 3/4। तो 3/4 का हम 1/4 निकालेंगे, वो लिखा उसका पुराना भाग। तो 3 एकम 3 और 4 चौको 16। तो 3 यहां लिखेंगे हम सेठी, जेठी, जैन व भाटिया, भाटिया का नया अनुपात। ठीक, पहले का कितना है देखो, ये लिखा हुआ है ना, पहले का सेठी का, ये लिखा 6/16, जेठी का 3/16, जैन का 3/16। सेठी का 6/16, जेठी का 3/16, जैन का 3/16, और भाटिया नए साझेदार का भाग कितना, 1/4, 1/4। अब इन सबके हर समान करना है, तो देखो पहले वाले के में तो दिया है 16, दूसरे में 16, तीसरे में 16, चौथे वाले के बटे में कितना दिया है, 4। तो क्या करना है, हमें 4 को 16 बनाना है। 4 में कितने का गुणा कर दें कि 16 हो जाए, 4 का। तो जितने का गुणा हम नीचे करते हैं उतना ही का ऊपर होगा। तो हम 4 का ऊपर गुणा करेंगे और 4 का नीचे। इसका मतलब 6/16, 3/16, 3/16, और 4 एकम 4, 4/16। इनका अनुपात आएगा 6:3:3:4, इनका अनुपात। अब यहां पर अब हम क्या निकालेंगे, त्याग अनुपात। उतने हिस्से में हम निकाल दे रहे हैं त्याग। चलो यहां निकाल लेते हैं त्याग अनुपात। त्याग अनुपात बराबर क्या होता है, त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात।
पहले सेठी का निकालेंगे। सेठी, सेठी का त्याग। सेठी का पुराना अनुपात कितना है? 2/4 ये लिखा है। नया अनुपात कितना ये लिखा है? 6/, इन सब का टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16। तो 6/16 पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अब हम इनका क्या लेंगे? 4 और 16 का लघुत्तम गुणा करके भी ले सकते हैं और तिर्यक गुणा करके भी ले सकते हैं। तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं? लघुत्तम ले लेते हैं, कितना? गुणा करके 64। कितना आएगा? 16 दूनी 32 दूनी 64। 16 गुणित गए 4, तो लघुत्तम हमने गुणा करके ले लिया, कितना आ गया? 64। अब जब गुणा करके लो तो तिर्यक गुणा कर देते हैं हम। 16 दूनी 32 और 6 चौको 24, माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 8/64। ठीक, बाद में अपन इन सबको काट देंगे, अभी इतने लिख देते हैं 8/64। जेठी के बाद जेठी, जेठी का त्याग। पुराना अनुपात 1/4 और नया अनुपात दिया है इनका 3/16, ये दिया है जेठी का। कितना दिया? 3/16। तो यहां लिखेंगे -3/, इनका भी लघुत्तम 16 गुणित के 4 गुणा करके हम लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आएगा? 16 चौको 64। यदि गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक, गुणा करके यदि लघुत्तम लेंगे तो क्या करेंगे? तिर्यक गुणा। 16 एकम 16, 4 3 12, कितना बचेगा यहाँ पर? 4/64। जैन का त्याग। पुराना अनुपात 1/4 और नया अनुपात 3/16 इनका दिया। ठीक है, यही वाला 3/, इनका भी लघुत्तम गुणा करके लेंगे। 16 गुणित गए 4, 16 चौको 64, 16 एकम 16 और 4 3 12। ठीक, 16 में से 12 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 4/, यहां लिखेंगे त्याग अनुपात। पहले का 8/64, दूसरे का 4/64, तीसरे का 4/64। तो 64 सबके हर समान है, अलग कर देंगे हम तो कितना बचेगा? 8 4 4, तो 8:4:4 और छोटा कर देंगे, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो ये आ गया आपका त्याग अनुपात। हमने बताया था कि जब पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात कायम होते हैं तब पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात कहलाता है। देखो, ये है आपका पुराना अनुपात 2:1:1 और आपका त्याग अनुपात 1 है, दोनों बराबर है ना, एक कंडीशन है। तो इतना अपन ने कर लिया, नया अनुपात निकाल लिया, त्याग अनुपात निकाल लिया। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या क्या आ गया? साझेदारों की पूंजी खाते बताना था और लाभ हानि अनुपात। तो पूंजी खाते अपन अब बना लेते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? पूंजी खाते। चार साझेदार, एक विवरण का कॉलम और 4 साझेदार। फिर यहाँ पर भी एक विवरण का और 4 कॉलम, 1 2 3 और एक 4। यहाँ लिख देंगे हम विवरण। सेठी, जेठी, जैन, भाटिया। विवरण, सेठी, जेठी, जैन,
पूंजी खाता। ठीक। सबसे पहले हम क्रेडिट में क्या लिख देंगे, पूंजी का शेष। यहाँ पर लिखेंगे शेष। पुराने साझेदारों की पूंजी देखेंगे आप कितनी है, तो कितनी दी है, 5,000, 4,000 और 3,000। तो यहाँ लिखेंगे हम 5,000, 4,000, 3,000। नए साझेदार को डैश कर देंगे। हमने आपको बताया साझेदारों की जो पूंजी खाते होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्या होता है, क्रेडिट। तो साझेदारों को जो कुछ देना सब क्रेडिट में, साझेदारों से जो कुछ लेना सब कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। तो सबसे पहले हमने पूंजी लिख दी, क्योंकि पूंजी जो साझेदारों ने फर्म में लगाई है वो दायित्व है साझेदारों को देना, तो कहाँ लिख दिया, क्रेडिट में। अब क्या है, नया साझेदार जो है वो पूंजी के रूप में पैसा लेके आ रहा है। और कितना पैसा लेके आ रहा है, 4,500। कितना पैसा लेके आ रहा है, 4,500। तो यहां पर लिखेंगे पूंजी खाते में रोकड़, भाटिया 4,500 रुपए। ख्याति का मूल्यांकन किया गया, तो ख्याति का मूल्यांकन किया गया 8,000 रुपए। देखो ख्याति का मूल्यांकन क्या है, 8,000। ख्याति का मूल्यांकन मतलब है कि साझेदार, नया साझेदार ख्याति का पैसा नगद नहीं ला रहा। तो जब कोई साझेदार ख्याति का पैसा नगद नहीं लाता है तो हम उसकी पूंजी में से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे ख्याति में भाटिया का भाग, 8,000 की ख्याति है, भाटिया का भाग कितना, 1/4, 4 दूनी 8, 2,000 रुपए हमें भाटिया से ख्याति के लेना है। और इस ख्याति को, मतलब 2,000 रुपए को हम साझेदारों में त्याग अनुपात में बांटेंगे। इनका त्याग अनुपात कितना है, 2:1:1/4, 4 पंचे 20, 5 दूनी 10, 1,000, 5 एकम 5, 500, फिर 5 एकम 5, 500। मतलब भाटिया से लेना है और सेठी, जेठी और जैन को देना है। तो देना किसको, जिस साझेदार को देना उसके क्रेडिट में लिखेंगे, जिससे लेना उसके डेबिट में। तो हमें देना है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। और किससे लेके, देखो भाटिया नगद तो लेके नहीं आ रहा है ख्याति का, तो हम भाटिया की पूंजी में से निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम क्या, भाटिया का पूंजी खाता। ठीक है, सेठी को कितना देना है, 1,000, जेठी को 500 और जैन को 500, ख्याति के पैसे देना है। और कौन देगा, भाटिया। नगद नहीं ला रहा इसलिए पूंजी खाता, मतलब पूंजी में से निकाल के सेठी को 1,000 देना है, जैन को, जेठी को 500 और जैन को भी 500। यदि नगद लाता तो हम यहाँ पर क्या लिखते, भाटिया की पूंजी खाते की जगह पर रोक प्रीमियम, ख्याति के लिए प्रीमियम खाता लिखा जाता है। ठीक, देना है तो कहाँ लिख दिया, क्रेडिट में। अब हमें लेना है, किससे लेना है, भाटिया से। तो भाटिया के डेबिट में लिखेंगे हम। किसको लेना है, सेठी को, तो यहां लिखेंगे सेठी का पूंजी खाता। सेठी भाटिया से कितना लेगा, 1,000 रुपए। जेठी का पूंजी खाता, जेठी कितना लेगा, 500। जैन का पूंजी खाता, ये कितना लेगा, 500। ठीक है, और सवाल में कुछ नहीं है, तो हम इनका पहले टोटल करेंगे क्रेडिट का। इसका कितना आ जाएगा, 6,000 का कितना आ जाएगा, 4,500। यहाँ पर 3,500, तो यहाँ पर 4,500। ठीक, डेबिट में लिखेंगे हम शेष, नीचे ले गए 6,000 में से डेबिट में कुछ घटाने का तो है नहीं है। देखो 6,000 क्रेडिट का टोटल है और डेबिट में कुछ नहीं है, पूरा शेष लिखेंगे हम 6,000।
नीचे लेगा, टोटल कितना आ जाएगा 6000। दूसरे का 4500, डेबिट में कुछ भी नहीं है घटाने का, तो कितना लिख देंगे शेष 4500। यहाँ भी कितना आएगा 45। फिर जैन का 3500, डेबिट में कुछ नहीं है, मतलब पूरा शेष कितना आ जाएगा 3500, टोटल भी कितना 35। भाटिया का टोटल क्रेडिट का कितना है 4500, और डेबिट के कितने 2000 हमें माइनस करना है, लेना कितना है 2000, तो 4500 में से 2000 हम माइनस कर देंगे। में से कितना माइनस कर देंगे 2000, तो कितना बचेगा 2500 जो शेष है, तो यहाँ लिख देंगे शेष कितना 25, टोटल 4500। तो क्या बन गया इन लोग के पूंजी खाते तैयार, तीनों के पूंजी खाते। कल थोड़ा सा समय कम था इसलिए इसको छोड़ दिया गया था, आज समय अपने पास है इसलिए पर्याप्त अपने इस सवाल को समय दिया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। सवाल में हमें कहा क्या गया था, पूंजी खाते तैयार करना थे, तो से आ गए आपके 6000, 4500, 3500 और 25। नया अनुपात है आपका, ये भी आ गया नया अनुपात, सब कुछ आ चुका है। अब हम अगला सवाल करेंगे। तो अब अगले सवाल के पहले, अब जो सवाल आपके चालू हो रहे हैं उसमें हमें पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना होगा, ठीक है। अब ये देखेंगे पुनर्मूल्यांकन होता क्या है, पहले हम उसके बारे में समझ लें, फिर बाद में बात करेंगे। तो थोड़ा सा अपन यहाँ पर एक थ्योरी देखते हैं, फिर उसके बाद में बात करते हैं पुनर्मूल्यांकन। अच्छा, आप एक नॉर्मल बात बताना, है ना, सिंपल सी बात क्या है, सबके घर में शादियां होती हैं, ठीक, शादियां होती है, चाहे लड़के की शादी हो या लड़की की शादी हो। यदि लड़के की शादी है तो लड़की वाले घर देखने आते हैं, लड़के की शादी है तो लड़की वाले घर देखने आएंगे, और लड़की की है तो लड़के वाले घर देखने, मतलब सब लड़का और लड़की वाले दोनों एक दूसरे के घर देखने के लिए आते, तभी उसके बाद आगे शादी का संबंध होता है। मेन पर्पस क्या होता है घर देखने का, वो हम आपको अभी थोड़ी देर बाद बताने वाले हैं, है ना, कि लोग आखिर घर देखने क्यों आते, कहीं होटल में मिलकर, कहीं पार्क में मिलकर भी तो शादी की बातचीत की जा सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा लड़के और लड़की वाले एक दूसरे के घर आते हैं और घर देखते हैं। तो देखो क्या होता है, जब घर देखने आते हैं, कोई भी व्यक्ति है गरीब से गरीब क्यों ना, वो क्या करते हैं, अपने यहाँ मेहमान कितने आ रहे हैं उन लोगों के खाने बैठने की व्यवस्था कर लेते। यदि मान लो आपके यहाँ किसी के यहाँ पर घर देखने में, मतलब लड़की या लड़के को देखने वाले आ रहे हैं, और मान लेते हैं 10 व्यक्ति आ रहे हैं, कितने व्यक्ति आ रहे हैं 10 व्यक्ति आ रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं इस घर में, अब मान लो चेयर कितनी है 5, अब 10 चेयर रख के क्या करेंगे, चेयर कितनी है 5, नॉर्मली ऐसे अपन देख लेते हैं, लेकिन आ रहे कितने व्यक्ति 10, और 5 तो इनके घर में ही सदस्य हैं, 2 5, तो टोटल कितने होगा 15, मतलब इनके यहाँ चेयर कम है। तो ज्यादातर व्यक्ति क्या करते हैं अपने पड़ोस से चेयर ले लेते हैं, या बैठने के लिए कुछ व्यवस्था, मान लो ने 10 चेयर की व्यवस्था कर ली, अपने चाचा से बड़े पापा से ऐसी चेयर की व्यवस्था कर ली, 10 चेयर मंगा ली। यहाँ तक कि और छोटे छोटे घर जो होते हैं, मतलब जहाँ पर नॉर्मल व्यक्ति पर मतलब इतनी ज़्यादा आय के साधन नहीं होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं व्यवस्थाएं, खाने तक की बर्तनों तक की व्यवस्था कर लेते, ठीक है, खाने तक की बर्तनों की भी व्यवस्था कर लेते कि भाई इतने लोग आ रहे हैं, टेंट से लेंगे तो किराया देना पड़ेगा, बाजू वालों से ले लेते हैं, उनके यहाँ पता पड़े कोई नया सेट है वो ले लिया खाने के लिए, या टेंट से भी व्यवस्था कर लेते हैं। हालांकि टेंट से इसलिए नहीं करते क्योंकि पता पड़ जाता टेंट वाले अलग से दिख जाते, आजू बाजू वालों से व्यवस्था कर लेते, उन्हें बैठने के लिए चेयर की व्यवस्था कर ली, है ना, टेंट से या फिर बाजू वालों से बर्तनों की व्यवस्था कर ली। तो ये व्यक्ति जो आए यहाँ पर सब चीजें देख रहे हैं, है ना, कि मतलब कोई खाने पीने की तो व्यवस्था नहीं, ना तो ऐसा बोलने लगे कि भाई आपके यहाँ बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, खाने के लिए पर्याप्त बर्तन नहीं है, 5 5 बैठ के खाना खा लो, ऐसा तो होता नहीं है, सब एक साथ बैठ के खाते हैं।
सबके लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं। अब जब ये चले जाते हैं तो जिसका जो सामान था वो वापस कर दिया जाता है। जिसका जो सामान था वो क्या कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। ऐसे ही करते हैं, हमने उनका सामान जिनसे लिया था उनको वापस कर देते हैं। तो ये लोग क्या सोचेंगे, क्या इनके यहाँ सब कुछ व्यवस्थाएं हैं, इनको तो यही लगेगा, इनको थोड़ी ना मालूम कि इन्हें कहाँ से लिया, किससे लिया, ये पूछते थोड़ी ना है। लेकिन इनमें कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है, बोलते ना होशियार बनते हैं या फिर बड़े समझदार होते हैं, सब चीजों का अनुभव होता है, तो वो क्या करते हैं, आजू बाजू पड़ोस में जो व्यक्ति रहते हैं, है ना, उनसे ये जानकारी लेते हैं। ये क्या लेते हैं, उनसे जानकारी। क्या जानकारी लेते हैं, ये वाले कैसे व्यक्ति हैं, मतलब ये लोग जो हैं वो कैसे हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, समाज में उनकी स्थिति क्या है, सब चीजों की जानकारी ये लेते हैं, है ना। और जब इनको और इनसे ये बोल देते कि भाई आप जो भी जानकारी दोगे हम इनको नहीं बताएंगे, गुप्त रखेंगे, तो ये पूरी सही सही जानकारी दे देते। अब यदि जानकारी सही होती है तो वो लोग आगे रिश्ते बनाते हैं और नहीं तो नहीं बनाते। सेम ऐसे ही साझेदारी में होता, ठीक है। अच्छा, ये लोग ऐसा करते क्यों हैं, ये सब व्यवस्थाएं करने की, इसलिए कि जो व्यक्ति हमारे यहाँ पर आ रहे हैं उनसे हमारा रिश्ता हो जाए, इसलिए वो ऐसा करते हैं। वो व्यक्ति से हमारा रिश्ता क्या हो जाए, इसलिए इनको ऐसा करना पड़ता है। साझेदारी में क्या होता है, जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो पुराने साझेदार भी कुछ इसी तरीके के काम करता है। क्या काम करता है, अब यहां तो आते हैं तो क्या करते हैं, घर में देखते हैं कि भाई टीवी है, फ्रिज है, गाड़ी है ना, कूलर है, अच्छा टाइल्स वाला घर है, अच्छी सब चीजें हैं, ये सब चीजें ये लोग इनको फोकस करते हैं और देखते हैं कितनी सारी चीजें हैं भाई, गाड़ी भी, फ्रिज भी, घर भी अच्छा बना, डबल ट्रिपल स्टोरी के 3 स्टोरी का बना हुआ है, सब में एसी लगे हुए हैं, 10-20 कमरे हैं, सब चीजें देख रहे हैं, कहते हैं हाँ घर अच्छा है और रिश्ता कर लेते, शायद वो बाजू वालों से पूछे भी ना कुछ, ऐसा देखने पर, ठीक। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो दूसरों से भी ऐसी जानकारी लेते हैं। सेम ऐसे साझेदारी फर्म में होता है। क्या होता है साझेदारी फर्म में, हम देखते हैं यहां पर, अब घर की स्थिति, घर का फ्रिज, टीवी, घर की कंडीशन, टाइल्स, एसी, कार, ये सब चीजें बता देती कि हाँ वो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, पैसों वाले हैं, ऐसा तो बता दे। लेकिन व्यापार की स्थिति कैसे पता चलेगी, तो व्यापार की जो स्थिति होती है वो व्यापार का चिट्ठा बताता है। क्या बताता है, व्यापार का चिट्ठा, जिसमें संपत्ति और दायित्व होते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि दो साझेदार हैं, ए और बी, ए और बी, सी नया साझेदार है जो कि फर्म में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। ए और बी साझेदार हैं, सी कौन सा है, नया साझेदार है जो कि फर्म में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। तो ए और बी अपनी संपत्तियों को बढ़ाकर बताता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि ए और बी अपनी संपत्तियों को बढ़ा दें, जिसकी कीमत 10,000 थी उनकी 25 कर दें, 30,000 कर दें, है ना, स्टॉक बढ़ा दें, देनदार बढ़ा दें, आपका रोकड़ बढ़ा दें, ये सब चीजें बढ़ा सकते हैं, भवन की कीमत बढ़ा सकते हैं, भूमि की कीमत बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से ये लोग संपत्तियों को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, और दायित्व जो है उनको कम कर देते हैं। दायित्व को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, ठीक। संपत्तियों को बढ़ा देते हैं, दायित्वों को कम कर देते हैं। क्यों करते हैं, जिससे नया साझेदार उसको देख के चिट्ठे को आकर्षित हो जाए कि इनकी संपत्तियां ज्यादा हैं, दायित्व कम है, और वो फर्म में साझेदार बन जाए, ठीक है। जैसे उसमें घर में गए थे तो वो क्या देखते हैं, घर में
गाड़ी देखते हैं, एसी देखते हैं, घर की स्थिति देखते हैं, कैसा टाइल्स लगे हैं नहीं लगे, कितने कमरे हैं, सब चीजें देखते हैं, उसके बाद रिश्तेदारी करते हैं। जैसे यहाँ पर भी उनको मालूम है कि जो नया साझेदार आ रहा है वो फर्म में कब आएगा, जब हमारी संपत्ति ज्यादा होंगी और दायित्व कम होंगे तब वो साझेदार बनेगा, और दायित्व ज्यादा होंगे संपत्ति कम हो तो साझेदार नहीं बनेगा। ठीक, इसलिए संपत्तियों को बढ़ा देते हैं, दायित्वों को कम कर देते हैं, जिससे वो साझेदार बन जाए। लेकिन सीबी क्या करता है, होशियार व्यक्ति होता है, वो कहता है कि हम साझेदार बनेंगे, लेकिन 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 क्या है, एक शर्त, लेकिन जोड़ दिया सी ने क्या जोड़ दिया, लेकिन हम साझेदार बनेंगे, लेकिन एक शर्त है, हमारे आने के पहले, हमारे आने के पहले आप किसी व्यक्ति से जिसको मार्केट का पूरा ज्ञान होता, मान ले तो ये डी है और इसको मार्केट के बारे में पूरा नॉलेज है, ठीक है, मार्केट का पूरा क्या है, नॉलेज, कि संपत्तियों की कीमत क्या है, सब चीजों की जानकारी होती है। तो ये क्या कहता है सी, कि हम आपके यहां पर साझेदार बनेंगे, लेकिन हमारे आने के पहले आप डी से, है ना, या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको मार्केट का पूरा नॉलेज होता है, संपत्तियों दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए, संपत्ति और दायित्व, ठीक है, पुनर्मूल्यांकन। क्या क्या किया जाए, संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। पुनर्मूल्यांकन मतलब कि जब आपने खरीदा था, संपत्ति और दायित्व लिए थे, संपत्तियां ली थी, तब उनकी मूल्य कुछ और थे और आज उनके मूल्य कुछ और है, ऐसी दायित्व भी। तो आज की तिथि में उनके दायित्वों के और संपत्तियों के मूल्य क्या हैं, उसकी गणना करना, और उन मूल्यों में होने वाले परिवर्तन से जो भी लाभ या हानि होती है वो आप दोनों बांट लो, कौन, ए और बी। मतलब पुनर्मूल्यांकन से लाभ हो या हानि, किसको लाभ होगा तो ए और बी लेंगे, हानि होगा तो भी ए और बी लेंगे। मतलब नए साझेदार का इसमें कोई भी हिस्सा नहीं होगा। पुनर्मूल्यांकन की जो लाभ या हानि होती है संपत्ति और दायित्वों के मूल्यों में कमी वृद्धि से, वो पुराने साझेदारों को मिलती है। किसको मिलती है, पुराने साझेदार। लाभ होगा तो भी पुराने साझेदार रखेंगे, आपस में बांट लेंगे पुराने अनुपात में, हानि होगी तो भी वो आपस में बांट लेंगे पुराने अनुपात में। नए साझेदार को ना तो लाभ दिया जाता है और ना ही हानि ली जाती है। ठीक, उसके बाद पुनर्मूल्यांकन होने के बाद नया साझेदार की जो है इस फर्म में क्या करता है, प्रवेश करता है। ठीक, तो हमने क्या देखा, संपत्ति और दायित्वों के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों के लिए ये क्या करते हैं, पुनर्मूल्यांकन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब यहां पर देखेंगे कि पुनर्मूल्यांकन जो है, यहां पर पुनर्मूल्यांकन, ठीक, पुनर्मूल्यांकन क्या कहलाता है, पहले हम उसको देख लें। आपको देखो क्या लिखा हुआ है, नए साझेदार के प्रवेश के समय, जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो नए साझेदार के प्रवेश के समय या संपत्ति और दायित्वों के मूल्यों में होने वाली वृद्धि या कमी के समायोजन करने हेतु, मैंने बोला जब नया साझेदार प्रवेश करता उस समय, या नए साझेदार के प्रवेश के समय होने वाली संपत्तियों में वृद्धि और कमी के समायोजन हेतु एक खाता तैयार किया जाता है या एक खाता खोला जाता है, उसे पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता, या तो हम क्या बोलेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता भी कहते हैं। यह खाता या इस खाते की प्रकृति जो होती है, यह नाम मात्र की प्रकृति का खाता होता है। किस प्रकृति का होता है, नाम मात्र, मतलब आय व्यय, नियम क्या लगते हैं, हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट, नाम मात्र के खाते के नियम। इस खाते की लाभ या हानि पुराने साझेदार, लाभ हो या हानि किसको मिलती है, पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटी जाती है। मैंने बोला इस खाते की लाभ या हानि, मतलब पुनर्मूल्यांकन खाते की लाभ हो या हानि हम किस में बांटेंगे, पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट दी जाती है। नए साझेदार को इसमें से कुछ भी नहीं मिलता।
आगे यहाँ पर ये प्रविष्टि हम कल आपके लिए बता चुके थे, एक बार आप फिर से देख सकते हैं। पुनर्मूल्यांकन से संबंधित प्रविष्टियां, नाम मात्र का खाता है। नियम क्या होते हैं? हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट। यदि संपत्तियों के मूल्य बढ़ते हैं तो क्या होता है? लाभ। संपत्तियों के मूल्य घटते हैं तो क्या होती है? हानि। ऐसे दायित्व में अपोजिट हो जाता है दायित्व का। यदि दायित्वों के मूल्य बढ़ते हैं तो हानि और दायित्वों के मूल्य घटते हैं तो लाभ। भाई आपको किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये देना थे, लेकिन वो आपसे बोले कि हमें 12,000 चाहिए, तो अब आपको एकदम से टेंशन हो जाएगी, बता 12,000 ले रहे हैं, ज्यादा हो गए ना दायित्व, तो आपको क्या होती है? हानि। बोलेगा हमें ब्याज भी चाहिए अब। लेकिन यदि कोई व्यक्ति को आपको 10,000 रुपये देना थे और वो बोले कि भैया एक काम करो, आप तो 8,000 दे दो हिसाब खत्म, तो अपन को खुशी होने लगती, बताओ, तो 2,000 रुपये छोड़ दी, तो हमें क्या हो जाता? लाभ। तो दायित्वों के मूल्य यदि बढ़ते हैं तो हानि और दायित्वों के मूल्य घटते हैं तो लाभ होता है। तो हम प्रविष्टि क्या करेंगे? देखो, संपत्तियों के मूल्य बढ़ने पर तो संपत्ति खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाते से ना, संपत्ति का मूल्य बढ़ने पर क्या होगा? संपत्ति खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाते से। दूसरा, संपत्ति का मूल्य घटने पर हानि है, तो पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट संपत्ति खाते से। कहां लिखेंगे? पुनर्मूल्यांकन के डेबिट। पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट संपत्ति खाते से। संपत्ति का नाम फर्नीचर है तो फर्नीचर खाते से, भवन है तो भवन खाते से। दायित्वों के मूल्य बढ़ने पर, अब दायित्व का मूल्य बढ़ रहा है तो क्या है? हानि है ना, तो कहां लिखेंगे? डेबिट में, पुनर्मूल्यांकन के डेबिट में। पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट दायित्व खाते से। दायित्व क्या हो सकता है? लेनदार खाते से या डेबिट खाते से। दायित्वों के मूल्य घटने पर, दायित्व का मूल्य घटता है तो क्या है? लाभ। तो पुनर्मूल्यांकन के कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। तो एंट्री क्या होगी? दायित्व खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाते से। पुनर्मूल्यांकन से लाभ होने पर, तो पुनर्मूल्यांकन का लाभ हम पुराने साझेदारों को देते हैं, और जब हमें साझेदारों को देना है तो पूंजी खाते क्या करते हैं? क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे? पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से। यदि पुनर्मूल्यांकन से हानि होती है तो हमें साझेदारों से लेना है। किससे लेना? पुराने साझेदारों से। और पुराने साझेदारों से लेना है तो हम पूंजी खाता क्या करेंगे? डेबिट। तो पुराने साझेदारों की पूंजी खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाते से। ये प्रविष्टियां होती, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सवाल, इससे संबंधित सवाल हमें करना है। ये देखो, एक सवाल है 27वां। निम्न के संबंध में साझेदारों के प्रवेश पर फर्म की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। हमें जर्नल प्रविष्टियां करना है। मशीन को 18,000 से हिरासत कीजिए। भवन के मूल्य में 20,000 की वृद्धि कीजिए। संदिग्ध ऋणों के लिए 5% की दर से प्रावधान कीजिए, जबकि देनदार 60,000 हैं, और वारंटी के दावों हेतु प्रावधान की 10,000 रुपए की वृद्धि। ठीक है, प्रावधान में 10,000 रुपए की वृद्धि। दिनांक, डेबिट राशि, क्रेडिट राशि, फर्म की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि। फर्म की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां। देखो, तो क्या दिया हुआ? पहला पॉइंट, मशीन को 18,000 रुपए से हिरासत करना। ठीक है, हिरास मतलब क्या होता है? संपत्ति के मूल्य में कमी करना है। मशीन पर हिरास लगाना है। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, हिरास क्या कहलाता है? स्थायी संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी को हिरास कहते हैं। इससे संपत्ति का मूल्य कम होता है, घट जाता है, तो यह व्यापारी के लिए क्या होती है? हानि। तो क्या कह रहे हैं?
मशीन को 18,000 से हिरासत करना मतलब 18,000 से उसका मूल्य कम कर दो। तो जब संपत्ति का मूल्य घटता है तो हम प्रविष्टि क्या करते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट संपत्ति खाते से। तो यहां पर हम प्रविष्टि करेंगे नंबर 1 पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट मशीन खाते से, संपत्ति का नाम लिखते हैं मशीन खाते से 18,000। मूल्य घटने पर, ठीक है, मशीन का मूल्य घटने पर आप ये भी लिख सकते हैं। पहले की ही एक और एंट्री है, देखो ने क्या बोला था, मशीन के मूल्य पर 18,000 ह्रास लगाना है और भवन के मूल्य में 20,000 की वृद्धि करना। अब यहां पर एक संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है, मशीन का कम हो रहा है, संपत्ति एक का भवन का मूल्य बढ़ रहा है। तो यदि संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो इसकी प्रविष्टि क्या है, पुनर्मूल्यांकन की एंट्री क्या करेंगे हम, संपत्ति खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाते से। क्योंकि लाभ है तो आय तथा लाभ को क्रेडिट, हम कहाँ लिखेंगे, पुनर्मूल्यांकन के क्रेडिट में। तो अगली एंट्री क्या करेंगे, किसका मूल्य बढ़ रहा है, भवन। तो जब संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो एंट्री क्या करेंगे हम यहाँ पर, संपत्ति खाता डेबिट मतलब भवन खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाते से। बीस हजार मूल्य बढ़ने पर, मूल्य बढ़ने पर तीसरी एंट्री। अगला क्या दिया, संदिग्ध ऋणों के लिए 5% की दर से प्रावधान कीजिए जबकि देनदार कितने हैं, 60,000, है ना। देनदारों पर हमें 5% प्रावधान करना है तो 60,000 का हम 5% लेंगे, कितना आ जाएगा। देनदार संपत्ति होती है और देनदारों पर प्रावधान फर्म के लिए क्या होती है, हानि, मतलब देनदारों की कीमत कम हो रही है, ठीक। तो ये क्या है आपका, हानि है, देनदार मतलब संपत्ति और संपत्ति की कीमत कम होना। तो क्या लिखेंगे, पुनर्मूल्यांकन के डेबिट में। तो एंट्री वही होगी, संपत्ति के मूल्य घटने वाली क्या होगी, संपत्ति सॉरी पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट संपत्ति खाते से। तो यहां पर हम लिखेंगे इसको पहले प्रावधान कर देते हैं, क्या लिखा हुआ है सवाल में, संदिग्ध ऋण के लिए 5% की दर से प्रावधान कीजिए जबकि देनदार कितने हैं आपके, 60,000 रुपए हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट संदिग्ध ऋण प्रावधान खाते से, कितने पैसे, 3,000। यहां पर लिखेंगे देनदारों पर प्रावधान करने पर, देनदारों पर क्या कर दिया अपन ने, प्रावधान कर दिया। अगला देखो क्या दिया अगला, वारंटी के दावों हेतु प्रावधान में 10,000 रुपए की वृद्धि। मतलब किसी को आपने वारंटी दी होगी किसी सामान की, उनके दायित्वों में 10,000 की वृद्धि हो गई, आपको ज्यादा देना पड़ेगा, ये भी क्या है, हानि। कहाँ लिखेंगे हम, पुनर्मूल्यांकन के डेबिट में लिखेंगे, यहां लिखेंगे एंट्री
पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट। कौन सी एंट्री है? दायित्वों के मूल्य में वृद्धि होने पर। तो पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट दायित्व खाते से। कौन सा दायित्व बढ़ गया? वारंटी दायित्व। तो यहां पर लिखेंगे अपन पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट वारंटी वारंटी दावा प्रावधान खाते से। कितने? 10,000। दायित्वों में वृद्धि होने पर। ये हो गया आपका सवाल। दायित्वों में क्या हो गई आपकी? वृद्धि। तो इस तरीके से अपन को प्रविष्टियां करना होती हैं। क्या करना होगी हमारे लिए? इस तरीके से संपत्ति और दायित्वों के मूल्यों में वृद्धि होने पर हमें कुछ प्रविष्टियां करना होती। इस तरीके की आपकी प्रविष्टियां। तो प्रविष्टि कब होंगी? जब आपने पुनर्मूल्यांकन की प्रविष्टि याद कर ली। बार बार आप करोगे तो ये आपसे आ जाएंगी, फिर भी आपको एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है। अगला, अब देखो अगला दिया हुआ है, फर्म की पुस्तकों में साझेदारों के प्रवेश पर निम्न के लिए जर्नल के लेखे कीजिए। आलिखित संपत्ति 25,000। अब यहां पर हम कॉलम बना लें। फर्म की पुस्तकों में जर्नल नंबर 1 क्या दिया हुआ? देखो, आलिखित संपत्ति 25,000, मतलब जो चिट्ठे में लिखी नहीं है संपत्ति। अब वो चिट्ठे में हमें समायोजन में बता रहे कि आपके पास एक संपत्ति और है 25,000। तो संपत्ति में वृद्धि हो गई। क्या हो गई? वृद्धि। जब संपत्ति बढ़ती है तो हम एंट्री क्या करते हैं? संपत्ति खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाते से। तो यहां लिख देंगे संपत्ति खाता डेबिट। आपके चिट्ठे में लिखी नहीं है और हमें बाद में पता पड़ा कि हमारी और संपत्ति भी है 25,000 की। तो संपत्ति में वृद्धि बढ़ गई है, तो संपत्ति खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाते से। कितने? 25,000 डेबिट में और 25,000 क्रेडिट। संपत्ति में वृद्धि। दूसरा, उसी में दिया हुआ है आलिखित दायित्व। देखो 10,000 दायित्व बढ़ गए आपके, लिखे नहीं थे, बाद में पता पड़ा कि हमें 10,000 रुपये और देना है। तो दायित्वों में वृद्धि क्या होती? हानि। तो क्या होगी एंट्री? पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट और दायित्व खाते से। पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट दायित्व खाते से, क्योंकि दायित्वों में वृद्धि हानि कहलाती है। एंट्री करेंगे हम पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट 10,000 दायित्व खाते से। दस दायित्व में वृद्धि हुई। फिर अगला, विविध लेनदारों में सम्मिलित 1,800 रुपए के लेनदार ने अपना दायित्व छोड़ दिया। लेनदारों में
1800 रुपए के लेनदार थे, उन्होंने अपना क्या कर दिया, दायित्व छोड़ दिया कि मत देना, तो दायित्व आपके कम हो गए। जब दायित्व कम होते हैं तो क्या होता है, लाभ। जिसकी हम एंट्री क्या करते हैं, दायित्व खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाते से। यहां पर लिखेंगे लेनदार, लेनदार खाता डेबिट 1800, पुनर्मूल्यांकन खाते से 1800। लेनदारों में कमी होने पर। चौथा, स्टॉक जिसका पुस्तक मूल्य 1 लाख रुपए था को 30% कम करना है। स्टॉक का मूल्य, स्टॉक संपत्ति है, संपत्ति का मूल्य कम हो रहा है, मतलब क्या है, हानि। तो जब संपत्ति का मूल्य घटता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट संपत्ति खाते से। तो यहां लिखेंगे हम पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट स्टॉक खाते से। संपत्ति का नाम क्या है, स्टॉक, स्टॉक खाते से, स्टॉक का मूल्य घटने पर। कितना है, 1 लाख का 30%, 30/100 कितना आ जाएगा, 30,000। कितना होगा, 30,000। चलो, तो ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका 28वां था। ये सब आपके कंप्लीट है। प्रविष्टि याद करना है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पुनर्मूल्यांकन 100% एक क्वेश्चन आपको आता है इसका, चाहे वो प्रविष्टि का हो या पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने का। 100% एक क्वेश्चन फाइनल बोर्ड में, स्कूल में तो आए गए, बोर्ड में भी आपको जरूर ही आता है। तो जरा आपको इसको ध्यान से फोकस करना है सब चैप्टर के लिए, है ना, इस टॉपिक के लिए। थैंक यू। बाकी हम कल देखेंगे अगली क्लास में आगे।